Hello, everyone. Hope you guys are doing good. All right. Hello, Ruxana. Hello, Simran. All good, Sukhvinder. We'll take those questions. कुछ questions आप लोगों के पहले मेरे पास आ रखे हैं जो आपने भेजे थे. आई गेस बहुत सारे लोग उसमें क्वेश्चन डालना भूल गए हैं. जनरली बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, पर इस बार कम क्वेश्चंस हैं. तो आई टेक दोज क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन जो आप लोग पूछोगे उसको भी हम आंसर करने की कोशिश करेंगे. हेलो बबल संधू, वी शेयर द सेम सरनेम. हाय पॉल, हाय साहिल. हेलो सैंडी, ऑल गुड. पारस. So in a minute, I guess we can start. Hi Preeti Jain, Nandiniti, Kuldeep. We'll talk about it. जो भी इसमें क्वेश्चन हम कवर कर सके, जो क्वेश्चन पहले हैं प्लस कुछ क्वेश्चन मैं लोगों के लूँगा. So obviously ज़्यादा लंबा टाइम हम नहीं ले पाएंगे. Probably we'll do this live for 30 minutes. उसके बाद ऑब्वियसली टुडे इज फेस्टिवल ऑफ लोहड़ी. सो फॉर दैट रीज़न सबको लोहड़ी की बहुत 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 मुबारकें. आपका जो ये देसी कैलेंडर के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है, तो वो सबका अच्छा जाए, बहुत अच्छा जाए. और गुड़ खाओ, मूंगफली खाओ, और साथ में वर्कआउट करो तो थिंग्स आर गुड. और कंट्रोल में खाओ, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आप डेफिसिट में खा रहे हो तो सब कुछ खा सकते हो. All right, so here we start with the first question, जो आया है स्लेशर से. हाउ टू स्टार्ट जिम आफ्टर 2 days ऑफ रिकवरी फ्रॉम बैक पेन. तो बजाय इसको मैं स्पेसिफिक एक इंडिविजुअल की प्रॉब्लम का वो बताऊं, मैं कोशिश करूंगा कि हम ज़्यादा लोगों को कवर कर सकें. तो आपको किसी भी किस्म की इंजरी है जो मेडिकल इमरजेंसी नहीं है, वो मान के चलिए कि वो मसल स्प्रेन है, और उसके बाद यू स्टार्टेड फीलिंग बेटर, पेन ऑलमोस्ट निल है, आप एक्सरसाइज शुरू कर सकते हो, या डॉक्टर ने भी बोला कि आप 2 दिन बाद एक्सरसाइज शुरू कर लो. तो शुरू कैसे करना है? सो आइडियल तरीका है कि अपने वार्म अप को और अपने जनरल वार्म अप को थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए. मान लो आप कार्डियो एज अ वार्म अप करते थे 10 मिनट पहले, तो उसको 15 मिनट कर दीजिए. इंटेंसिटी को लो रखिए, और उसके बाद जब आप अपनी एक्सरसाइज कर रहे हो उसको 50% तक डिक्रीज कर दो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को, और उसके वॉल्यूम को भी 50% कम कर दो. फॉर एग्जांपल, अगर आप 3 या 4 सेट कर रहे थे तो आप 1 या 2 सेट करो. अगर आप 10 या 8 एक्सरसाइज कर रहे थे तो आप 4 या 5 एक्सरसाइजेस कर सकते हो उस पर्टिकुलर डे पे. तीसरा, ज़्यादा कार्डियो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, जिससे रिकवरी इनहेंस होगी. चौथा, अवॉइड, फॉर एग्जांपल किसी को बैक पेन है स्पेसिफिक केस में, तो फॉरवर्ड बेंडिंग और ओवरहेड मूवमेंट्स को अवॉइड करना है, या स्पाइन लोडिंग को अवॉइड करना है, ताकि बैक पे स्ट्रेस ना आए. सिमिलरली, अगर किसी का कुछ नी पे जर्क आया है या किसी और पर्टिकुलर जॉइंट पे, तो वो स्पेसिफिक मूवमेंट ज़्यादा लोड के साथ कोशिश करनी है कि लिमिटेड रेंज में हो. उसके बाद आपको लंबा या एक्सटेंसिव स्ट्रेचिंग का या फ्लेक्सिबिलिटी का रूटीन फॉलो करना है, ताकि अगेन ब्लड सर्कुलेशन बेटर हो, रिकवरी इनहेंस हो. तो इस तरह से आप किसी भी इंजरी के बाद अपना वर्कआउट रिज्यूम कर सकते हो, ग्रेजुअल प्रोग्रेशन में रिड्यूस्ड वॉल्यूम के साथ. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मसल ट्रेनिंग एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में क्या फर्क है. आइडियली हम कोई भी ट्रेनिंग करते हैं, इनफैक्ट कोई भी बॉडी मूव कर रहे हैं, हाथ का हिलना भी मसल की मूवमेंट है या मसल की ट्रेनिंग है. लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की अगर हम स्पेसिफिक उसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, तो एनीथिंग वी डूइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, और एनी मूवमेंट वी डूइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी जिसमें एफर्ट लग रही है, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम हो रहा है, और हम कुछ लोड उठा रहे हैं आइडली, चाहे वो बॉडी वेट हो या कोई इक्विपमेंट हो, चाहे फ्री वेट हो या घर पे पड़ा हुआ कोई सामान, वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की एग्जाम्पल है. उसमें अलग अलग वेरिएंट्स रहते हैं. जैसे हम बोलते हैं कि अगर किसी को मैक्सिमम स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो उसको तकरीबन 1 से 5 रेपिटेशन करने हैं. अगर किसी को अपना मसल बिल्डिंग करनी है तो 6 से 12 की एक आइडियल रेप रेंज है. मस्कुलर इंड्योरेंस करना है तो 12 प्लस या 20 प्लस रेपिटेशन हम करते हैं. ये सारी ही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की एग्जाम्पल्स हैं.
और मसल्स हर मूवमेंट में इन्वॉल्व हैं। तो मसल ट्रेनिंग, आपकी कार्डियो ट्रेनिंग भी मसल ट्रेनिंग है, आपकी स्ट्रेचिंग भी मसल ट्रेनिंग है, आपकी स्ट्रेंथ भी मसल ट्रेनिंग है। इनफैक्ट आपकी कोई भी मूवमेंट मसल की वजह से हो रही है तो वो भी मसल ट्रेनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई इंडिविजुअल है जो रात को अपने काम की वजह से नींद नहीं ले पा रहा, तो उसका वेट लॉस नहीं होता, वेट उसका स्टेगनेट है, ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है। आई गेस आज के टाइम पे बहुत सारे लोगों का ये सेम क्वेश्चन हो सकता है कि आपका वेट लॉस नहीं हो रहा क्योंकि आप रात को काम कर रहे हो। सो जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, जो सबसे बड़ा फैक्टर है कि आप अपनी बॉडी में कितनी कैलोरीज डालते हो। तो अगर आप डेफिसिट फॉलो कर रहे हो तो आपका वेट लॉस होगा, अगर आप डेफिसिट फॉलो नहीं कर रहे आपका वेट लॉस नहीं होगा। ये मोस्ट ऑफ द टाइम सच है, लेकिन कुछ एक केसेस में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपकी रात की नींद मान लो पूरी नहीं हो रही, तो आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं, या ज़्यादा जागने की वजह से आपको बार बार भूख लग रही है, यू एंड अप ईटिंग मोर कैलोरीज क्योंकि आप बोर भी हो रहे हो रात को। तो उस केस में अगेन आप जब वेट गेन करोगे या वेट लूज नहीं कर पाओगे तो ज़्यादा कैलोरीज ही प्रॉब्लम है। तो जो चीज़ आपको कंट्रोल करनी है, नंबर 1 इंश्योर, अगर आप रात को जाग के काम कर रहे हो तो दिन में 7 से 8 घंटे की क्वालिटी नींद लेने की कोशिश करो। इसमें भी एक चीज़ आपकी हेल्प करेगी, अगर आप अच्छी एक्सरसाइज करते हो तो आपको इफेक्टिवली दिन में नींद आएगी। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो उससे भी आपकी स्लीप इम्पैक्ट हो सकती है। तो अच्छी नींद लो, अच्छी एक्सरसाइज करो और अपने फूड को अगेन डेफिसिट में इंश्योर करो, तो आपका वेट लॉस हो जाएगा, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टीरॉयड लेना चाहिए ना नहीं लेना चाहिए। आई एम बिग एडवोकेट अगेंस्ट स्टीरॉयड्स, और मैं हमेशा यही बोलता आ रहा हूं, जो भी बंदा आपको रिकमेंड करता है जनरली उसमें उसका लालच छिपा हुआ है। आपका फायदा कम, उसका फायदा या इमीडिएट फायदा ज्यादा है कि उसको उसकी वजह से पैसे मिल रहे हैं, इसीलिए आपको रिकमेंड कर रहा है। दूसरा, उसके पास रिक्वायर्ड कोई क्वालिफिकेशन नहीं है दुनिया की कि वो रिकमेंड करे कि आपको स्टीरॉयड लेना है, कौन सा लेना है, कितना लेना है। हाँ, प्रोवाइडेड कि वो एक डॉक्टर है, उसने अपने 5+ साल की पढ़ाई कर रखी है, उसके पास प्रॉपर डिग्री है। तो यहाँ पे जिसकी एक कंपाउंडर तक की एजुकेशन नहीं है, सिर्फ उसने अपने बॉडी बनाई है क्योंकि उसका जेनेटिकल पोटेंशियल अच्छा था और उसने खुद सामान ले लिया, वो दूसरों बंदों को रिकमेंड कर रहा है। और आजकल जितने भी आप केसेस देखते हो, बहुत एडवांस लेवल के बॉडी बिल्डर जिनके पास शायद गाइड करने के लिए डॉक्टर्स भी हैं, उनके भी ऐसे केसेस आते हैं जिनमें उनको मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं या डेथ्स तक हो रही हैं। तो सेफर साइड में रहने के लिए स्टीरॉयड इज नॉट रिकमेंडेड। इनफैक्ट कुछ एक गेम्स हैं जिसमें स्टीरॉयड बहुत अब्यूज्ड है, वो चाहे बॉडी बिल्डिंग हो चाहे पावर लिफ्टिंग हो। बट जब आप बाकी की ओलंपिक स्पोर्ट्स देखते हो जिनमें प्रॉपर डोपिंग की ऑप्शन रहती है, टेस्टिंग रहती है, तो वहां पे स्टीरॉयड का यूज कम है, लेकिन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो वो इसको यूज करते हैं, बट बहुत कम मात्रा में यूज करते हैं और इफेक्टिवली यूज करते हैं। अदरवाइज बाकी के स्पोर्ट्स में बॉडी बिल्डिंग के चाहवान या पावर लिफ्टिंग के जो प्लेयर्स हैं, they abuse steroids. So steroids can benefit you provided it comes from the right source with right knowledge and with limited quantity. Otherwise कोई अपने फायदे के लिए आपको बता रहा है जिसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, तो शायद आपको मिसगाइड कर रहा है कुछ पैसों के लालच में। Can we forearm with biceps workout? Like I guess कि मतलब कि biceps के साथ forearm लगा सकते हैं। Yes, definitely आप अगर अपने forearm को strong करना चाहते हो तो आप उसको बाइसेप्स के साथ या किसी भी और मसल के साथ भी ट्रेन कर सकते हो, ऐसा कोई थंब रूल नहीं है। बहुत सारे लोगों को अगर मान लो उनका गोल जनरल फिटनेस है तो फोर आर्म की स्पेसिफिक स्ट्रेंथनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आप जितनी भी एक्सरसाइजेज लगा रहे हैं समहाउ इनडायरेक्टली उसमें फोर आर्म इन्वॉल्व हो रहा है। चाहे आप बेंच प्रेस कर रहे हो, चाहे आप पुल डाउन कर रहे हो, चाहे आप बाइसेप्स कर्ल कर रहे हो। बट अगर आपको लगता है कि आपकी फोर आर्म और स्ट्रांग होनी चाहिए या आपकी कोई स्पोर्ट्स स्पेसिफिक है जिसमें स्ट्रॉन्गर फोर आर्म की ज़रूरत है, तो वहाँ पे आप उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए एक्सरसाइजेज कर सकते हो, जिसमें हम रेस्ट कर्ल या रिवर्स रेस्ट कर्ल ये वाली एक्सरसाइजेज जनरली करते हैं। हाउ टू गेट फिट जस्ट बाय वॉकिंग एंड होम वर्कआउट। मेरा ये मानना है कि अगर आपका गोल सिर्फ फिट होना है, अब उसकी ये डेफिनेशन नहीं है कि आपके 6 पैक एब्स होंगे कि नहीं होंगे, आपके बल्जिंग बाइसेप्स होंगे कि नहीं होंगे, या आपके थंडर थाइज होंगे कि नहीं होंगे,
बट अगर गोल फिट होना है तो डेफिनेटली आप घर पे भी एक्सरसाइज करके फिट हो सकते हो, प्रोवाइडेड है कि आपका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो सही होना चाहिए। तो सही ट्रेनिंग प्रोग्राम में मेजरली आई एम श्योर जब हम फिटनेस की बात करते हैं तो आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ और लोअर फैट परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, या कम वेट या कंट्रोल्ड वेट या राइट वेट। तो उसके लिए कार्डियो एक इंटेग्रल पार्ट है उस ट्रेनिंग का। तो आप एनीथिंग बिटवीन 50 to 60% ऑफ योर टोटल ट्रेनिंग टाइम शुड गो फॉर कार्डियो ट्रेनिंग, जिसमें वॉक एक बड़ी सिंपल सी ऑप्शन है। बट वॉक में बहुत लोग गलती करते हैं, दे कीप ऑन सेइंग कि वो बहुत सालों से वॉक कर रहे हैं, बट उनका पेस कभी बेटर नहीं होता। तो अगर 1 साल पहले भी वो 1 घंटे में 5 किलोमीटर चल रहे थे तो आज भी वो वही कर रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली बेटर बॉडी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वर्सेस दे नीड टू चैलेंज देयर बॉडी विद मोर वॉल्यूम एंड मोर इंटेंसिटी, यानी कि कभी वो 60 की बजाय 90 मिनट या 75 मिनट या 2 घंटे वॉक करें, और कभी वो 45 मिनट या 30 मिनट करें और बेटर स्पीड के साथ करें। कार्डियो में इस तरह से उनको बेटर फायदा हो सकता है। सिमिलरली आप बॉडी वेट में पुशअप्स के साथ, पुलअप्स के साथ, स्क्वाट्स के साथ, लंजेस के साथ, कोर स्ट्रेंथनिंग, बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं और मोस्टली एक्सरसाइजेज आप बॉडी वेट के साथ करते हो। तो इस तरह से आप बॉडी की स्ट्रेंथनिंग कर सकते हो। स्ट्रेचिंग में आपको कोई स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट नहीं चाहिए, तो आप बड़े अच्छे से अपनी स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेज कर सकते हो। तो यस, अगर आप अपनी बॉडी को या फिटनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो कि आपको बहुत मस्कुलर और स्ट्रॉन्गर बॉडी चाहिए, तो चैलेंज या लोड बढ़ाने के लिए आपको रेजिस्टेंस या वेट या मशीन्स ऐड करनी पड़ेगी। वो चाहे आप घर पे ऐड करो, चाहे आप जिम में ऐड करो, बट यस, यू कैन ट्रेन एट होम एंड यू कैन मेंटेन अ वेरी गुड फिटनेस ऑल्सो। बेस्ट एक्सरसाइज फॉर बैक, ऐसी कोई एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज नहीं होती जो आपको सारे रिजल्ट दे दे। अनलाइक जब हम लोअर बॉडी की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि स्क्वाट इज ग्रैंड डैडी ऑफ ऑल एक्सरसाइजेस, क्योंकि उसमें जो 2 प्राइम मसल एक्शन हो रहे हैं, जॉइंट एक्शन हो रहे हैं, तो हिप हिंज और नी फ्लेक्शन हो रहा है। तो उसमें ऑब्वियसली आपके क्वाड्स, हैम्स, ग्लूट्स एक्शन में आ रहे हैं, स्ट्रेंथन हो रहे हैं। तो स्क्वाट्स को हम ग्रैंड डैडी बोल सकते हैं। लेकिन जब हम बात बैक की करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स मसल है और ग्रुप ऑफ मसल से बना हुआ है। उसमें रोम्बॉइड है, उसमें लेटिसमस डॉर्सी है, ट्रेपीजियस हैं। तो ये सारे मसल्स आपके बैक में ट्रेन होने के लिए अलग अलग एंगल पे आपको उसकी स्ट्रेंथनिंग करनी पड़ेगी। तो पुल अप एक ऑप्शन है जिसमें आप ऊपर से नीचे पुल कर रहे हो। रोइंग ऑप्शन है जिसमें आप बॉडी की लाइन से पुल कर रहे हो। श्रग एक ऑप्शन है जिसमें आप नीचे से ऊपर की तरफ पुल कर रहे हो। तो इन सब एंगल के बीच में आपको बहुत वेरिएशन बैक के केस में देनी पड़ेगी, ताकि आपके सारे मसल्स इफेक्टिवली हिट हों, स्ट्रांग हों और उनकी हाइपरट्रॉफी हो या उनका साइज बढ़ जाए। किसी का सवाल है कि आई वॉन्ट टू गेट माई एनर्जी बैक। अब ऐसा एक स्पेसिफिक हम ये नहीं बोल सकते कि एनर्जी को बढ़ाने के लिए कोई आपको सप्लीमेंट शुरू करना है, बट यस, ओवरऑल आपका हेल्दी लाइफस्टाइल आपके एनर्जी लेवल बढ़ाने में हेल्प करता है, विच इंक्लूड कि आपका न्यूट्रिशन, चाहे उसमें प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स की बात करें, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें, चाहे हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें। अब हो सकता है कि कुछ केसेस में मल्टी वाइटामिन रिकमेंड हो जब उनके पूरे नहीं हो रहे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अदरवाइज अगर आप बहुत अच्छे से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ले रहे हो तो वो हेल्प करेंगे आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की प्रोफाइल को बेटर करने में, और ऑब्वियसली उनकी एब्जॉर्प्शन भी बेटर है, आपकी एनर्जी को बेटर करने में हेल्प करेंगे। दूसरा, अगर आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हो जो बहुत स्ट्रेनियस नहीं है, मॉडरेट इंटेंस है, तो उससे भी समहाउ आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, दे फील मोर lethargic and exhausted than people who do regular exercise. So regular exercise and right nutrition is what gonna put you on back in terms of getting your energy back. So these were the few of the questions which I got online. So then I would like to pick few of the questions जो नीचे आए हुए हैं। किसी ने पूछा है, प्रीति ने पूछा है कि बेस्ट टाइम वे प्रोटीन को लेने का कौन सा है, बिफोर और आफ्टर वर्कआउट, और कैन आई कंज्यूम इट वाइल वर्कआउट। ये इसमें कोई एक स्पेसिफिक आंसर मैं बोलूँगा कि सही या गलत नहीं है, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग बहुत सारी जो रिकमेंडेशन है हम एथलीट से पिक करते हैं। तो किसी ने बोला कि पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो एथलीट्स के लिए ज़रूरी है, तो हमने भी उसको ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर दिया। दे आर इन द टॉप 1% ऑफ ऑडियंस जो बहुत एडवांस इनकी फिटनेस है, तो हर छोटी से छोटी और माइन्यूट चीज़ उनके रिजल्ट को इम्पैक्ट करती है। तो वहाँ पे ये बात लॉजिकल है कि प्रोटीन
राइट आफ्टर एक्सरसाइज उनको रिक्वायर्ड है, प्रोटीन कार्ब्स उनका जो कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड है। पर आम इंडिविजुअल के लिए बड़ा सिंपल है कि आपको पूरे दिन में अपना प्रोटीन पूरा करना है। इनफैक्ट और एक स्टेप आगे लें तो पूरे हफ्ते में अपना प्रोटीन पूरा करना है। तो मान लो आपको एवरेज 100 ग्राम पर डे चाहिए, तो आइडियली आपको हफ्ते में 700 ग्राम चाहिए। तो कुछ दिन अगर आप वेजिटेरियन खाते हो और कुछ दिन नॉन वेजिटेरियन खाते हो तो उसको भी आप बैलेंस आउट कर सकते हो कि नॉन वेज वाले दिन आप प्रोटीन कंपैरेटिवली 120 कर लो और वीगन वाले दिन आप 60-70 ग्राम खा लोगे, तो ये भी आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर देगा। तो ये नहीं मैटर करता कि आप वर्कआउट से पहले प्रोटीन लो, वर्कआउट के दौरान प्रोटीन लो, वर्कआउट के बाद में प्रोटीन लो। ये मैटर करता है कि आप पूरे दिन में कितना प्रोटीन ले रहे हो। ऑब्वियसली आप राइट बिफोर वर्कआउट ज़्यादा प्रोटीन कर लोगे तो उसमें डाइजेशन का इशू है। आप ड्यूरिंग वर्कआउट करते हो तो उसमें भी डाइजेशन का इशू आएगा। तो बेटर है कि आप पूरे दिन में उसको डिवाइड करके खा लो। और क्वेश्चन? Thank you so much Sanjeet Chauhan for this positive comment. ERAPS and ACE दोनों सेम वैल्यू रखते हैं। ERAPS से सर्टिफिकेशन करके हम किसी भी कंट्री में जॉब कर सकते हैं। आइडली यस, हालांकि बहुत सारी कंट्रीज में ERAPS की बॉडी बनी हुई है और ACE बहुत सारी कंट्रीज में रिकमेंडेड है। बट जब बात काम कर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से मैं बात करूं, एक्चुअल लाइव केसेस से मैं बात करूं, तो बच्चों को ERAPS के साथ भी इन सब कंट्रीज में जो मेजरली हम इंडियन जाते हैं, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे अमेरिकन कंट्रीज हो, ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज हो, चाहे आपके पास ERAPS है, चाहे आपके पास ACE है, दोनों में आपको काम मिलने की इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास ERAPS है तो आपको बाहर बिठा दिया जाएगा। तो यू गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी विद बोथ द सर्टिफिकेशन विदाउट एनी सेकंड थॉट। हाँ, कोई इंडिविजुअल ऐसा हो सकता है कि उसके दिमाग में है ACE की बॉडी ज्यादा नोन है, जिसकी मान लो नॉलेज कम है, उसको ERAPS के बारे में नहीं पता। मैं इंडिया की बात कर लेता हूँ। तो मान लो मेरा जिम है और मुझे नॉलेज कम है, अवेयरनेस कम है, ERAPS के बारे में नहीं पता, मैंने ACE का नाम सुना है, तो कोई ट्रेनर मेरे पास आ रहा है और बोलता है मैं ERAPS सर्टिफाइड हूँ, तो मेरे दिमाग में ये रहेगा कि ये कम क्वालिफाइड है। हालांकि मैटर ऑफ फैक्ट हम दोनों सर्टिफिकेशन, दोनों एजुकेशन प्रोग्राम साथ में पढ़ाते हैं, सिर्फ एग्जाम का डिफरेंस होता है। तो उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, वैल्यू का भी कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, सामने इंडिविजुअल जो आपकी इंटरव्यू कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन में डिफरेंस होने की वजह से हो सकता है कि आपको डिफरेंटली ट्रीट करे। देखो, जब हम बात लव हैंडल्स की करते हैं तो जो अब इसमें भी दो केस सिनेरियो हैं। एक जिनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट है, एक जिसने अपना ऑलमोस्ट सारा फैट रिड्यूस कर लिया है। तो दोनों केसेस में ओवरऑल बॉडी फैट ज़्यादा है इनिशियली, एंड इवेंचुअली जिसके पास फैट कम रह गया उसके लव हैंडल पे फैट बचा है। तो आपकी जो भी स्ट्रेटजी थी, आपकी जो भी ट्रेनिंग थी, आपका जो भी न्यूट्रिशन था, आपने मान लो उसको 90% तक फॉलो किया और उससे आपको स्पेसिफिक रिजल्ट मिल गए। लेकिन अगर आप फर्दर अपने रिजल्ट्स को बेटर करना चाहते हो, यानी कि जो बची हुई फैट है वो चाहे साइडों में पड़ी है या किसी और बॉडी पार्ट में, यू वांट टू गेट रिड ऑफ दैट फैट, तो आपको अपनी ट्रेनिंग को और बेटर करना पड़ेगा, न्यूट्रिशन को और माइन्यूटली मैनेज करना पड़ेगा। सो आई मतलब सी एथलीट्स डे इन डे आउट जो बड़ा डिलीजेंटली अपने रूटीन को फॉलो करते हैं व्हेन इट कम्स टू एक्सरसाइज, व्हेन इट कम्स टू न्यूट्रिशन, तो उनको वो स्पेसिफिक रिजल्ट्स मिलते हैं जिसमें वो साइड फैट से या बची हुई फैट परसेंटेज से गेट रिड करते हैं। लेकिन जो लोग सेम अप्रोच के साथ चलते हैं, 90% एफर्ट वाली और 90% न्यूट्रिशन वाली, सो ऑब्वियसली उन केस में उस प्रॉब्लम से छुटकारा पाना मुश्किल है। सो इन नटशेल, इम्प्रूव योर ट्रेनिंग, टेक इट 10% अप, improve your nutrition, make it 10% better and you will start seeing the results। कोई उसके लिए अलग से कोई मैजिक या जादू करने की जरूरत नहीं है। चाहे किसी का वेट पोस्ट प्रेगनेंसी है चाहे प्री प्रेगनेंसी है, एंड ऑफ द डे इट्स स्टोरेज ऑफ एक्स्ट्रा फैट। तो अगर कोई भी इंडिविजुअल वो अपने न्यूट्रिशन इनटेक मैनेज करेगा यानी डेफिसिट में रहेगा, ऑब्वियसली पोस्ट प्रेगनेंसी हम अग्रेसिव डेफिसिट रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि बच्चे की न्यूट्रिशन के लिए भी मदर के थ्रू अगर वो फूड जा रहा है तो वो न्यूट्रिशन और वो कैलोरीज भी इंडिविजुअल को काउंट करनी चाहिए। सो इट्स बेटर कि आप इनिशियल का जो टेन्योर है, लेट्स से 3 to 6 months,
यू वर्क टू इम्प्रूव योर फिटनेस रेदर देन डेस्परेटली ट्राई टू लूज वेट। और उसके बाद 1 साल बाद या 6 महीने बाद आप अपनी न्यूट्रिशन को थोड़ा और स्पेसिफिक कर सकते हैं, ट्रेनिंग के इंटेंसिटी और वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं, बट बहुत ग्रेजुअली। हैविंग सेड दैट, ऐसा कोई रूल नहीं है। यू वुड हैव सीन सेलिब्रिटी ऑल्सो जो पोस्ट प्रेगनेंसी अपनी प्रीवियस शेप में आते हैं, बट ये रूल हर किसी पे इम्प्लीमेंट नहीं होता इन टर्म्स ऑफ दैट लास्ट 5% और 2%, बट रिमेनिंग 90% और 95% रिजल्ट्स आप अच्छी ट्रेनिंग और अच्छे न्यूट्रिशन से ले सकते हैं। Thank you so much, Bunty. जिम एक्सरसाइज के साथ 1 महीने में कितना वेट कम होना चाहिए? देखो, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि जिम की एक्सरसाइज और घर की एक्सरसाइज में बहुत लंबा चौड़ा अंतर है। एंड ऑफ द डे मैटर ये करता है कि आप जिम में या आप घर पे टोटल कैलोरीज कितनी बर्न कर रहे हो और उसके साथ अपनी बॉडी में न्यूट्रिशन के थ्रू कितना कैलोरीज इनटेक कर रहे हो। तो अगर दोनों का जो डिफरेंस है वो नेगेटिव में है तो आप वेट लॉस करोगे। डिपेंड करता है कि कितना नेगेटिव है। तो रफली हम एक नंबर देते हैं कि 7700 कैलोरीज जब आप बर्न करते हो तो आप 1 kg फैट लॉस करते हो। मैं इसको और सिंपल कर देता हूँ बेस्ड ऑन माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड फ्यू ऑफ द नंबर्स, विच इज अगर आप 5000 किलो कैलोरीज कार्डियो के थ्रू बर्न करते हो तो आप तकरीबन 1 kg वेट ऑन द स्केल लूज करते हो। नाउ इफ यू आर एबल टू बर्न 20,000 कैलोरीज, यू कैन सी डिफरेंस ऑफ 4 kg ऑन द स्केल। अगर आप 10,000 कैलोरीज बर्न करते हो कार्डियो में स्पेसिफिकली, तो यू कैन सी द डिफरेंस ऑफ 2 kg। अगर आप 5,000 करते हो तो यू विल बी एबल टू सी 1 kg। नाउ इट्स इंटायरली अप टू यू कि आप इनपुट कितनी देते हो, आपको आउटपुट वैसी ही मिलेगी। लूज स्किन का इशू है, मैंने इस पे बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। तो यू कैन नॉट फिक्स द स्किन, उसकी नेचुरल इलास्टिसिटी है, जैसा मैंने बहुत बार बताया है, आपके कपड़े के फाइबर पे डिपेंड करता है। कोई कपड़ा स्ट्रेचेबल होता है, कोई कपड़ा स्ट्रेचेबल नहीं होता है। सिमिलरली स्किन में किसी की इलास्टिसिटी अच्छी होती है, किसी के कम इलास्टिसिटी होती है। सेकेंड, कि आपने कितनी जल्दी वेट लूज किया है। तो अगर आप बहुत क्विक वेट लॉस करते हो तो स्किन को इनफ टाइम नहीं मिलता अपनी जगह पे वापस आने का, बट वी स्टार्ट लुकिंग एट द सैग एंड फील बैड कि हमारी स्किन लटक गई है। बट ऑब्वियसली अगर आप उसको सफिशिएंट टाइम दोगे तो नेचुरली और इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो अपनी जगह पे वापस आ जाएगी। बट जब बहुत ज़्यादा स्किन सैक है, बहुत ज़्यादा वेट लॉस किया है, तो प्रॉबेबली पूरी की पूरी स्किन, क्योंकि बहुत देर उसमें वेट पड़ा रहा, तो उसकी जो नेचुरल इलास्टिसिटी है वो भी कम होनी या कमज़ोर होनी शुरू हो जाएगी। तो उस केस में पूरी वापस नहीं आएगी। बट मोस्ट ऑफ द केसेस जहाँ पे फैट लॉस या वेट लॉस कम हुआ है कंपैरेटिवली और ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हुआ है, तो वहां पे उसके वापस होने के चांसेस ज्यादा है। सर, हाउ टू ओवरकम बेली फैट विदाउट एक्सरसाइज? एनी फैट यू कैन कंट्रोल और रिड्यूस इवन विदाउट एक्सरसाइज। आपको बेली फैट की कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज नहीं करनी है, आपको कैलोरी डेफिसिट इंश्योर करना है। आपका मान लो जो भी रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरीज अगर 1500 है तो आपको उसमें से 200 या 300 कैलोरीज टू बिगिन विथ कम खानी है एवरेज पर डे के हिसाब से, या वीकली आपको उस हिसाब से मैनेज करनी है, तो आप अपना वेट लूज कर सकते हो। बेली फैट या कोई भी फैट इवेंचुअली आपकी उससे लूज हो जाएगी। सर, बिना स्किन लटके फैट बर्न कर सकते हैं अगर ज्यादा फैट है तो किसी का? इसका आई गेस मैंने ऑलरेडी जवाब दे दिया है कि अगर आपकी स्किन की इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है और आपके टोटल वेट पे डिपेंड करता है आपकी स्किन का लटकना या उसका नेचुरल पोजीशन पे वापस आना। बहुत सारे लोगों ने यहाँ एल कार्निटाइन के बारे में पूछा है। आई एम नॉट अ बिग फैन और फेवर ऑफ वेट लॉस सप्लीमेंट। जब मैं सप्लीमेंट की बात करता हूँ मैं हमेशा डिफरेंशिएट करता हूँ कि सप्लीमेंट की डेफिनेशन है कि आपकी बॉडी उसको इफेक्टिवली प्रोड्यूस
नहीं कर पाती। वर्सेस जब हम परफॉर्मेंस इनहेंसर की बात करते हैं तो बॉडी को उसकी आइडियली रिक्वायरमेंट नहीं है, हम एक्स्ट्रा उसको बॉडी में डाल रहे हैं। एंड ऑल द वेट लॉस सप्लीमेंट्स और दोज मैजिक पिल्स दे कम्स विद साइड इफेक्ट्स, और ऑब्वियसली हम उसको तब ले रहे हैं जब हम बहुत डेस्परेट हैं अपने वेट को लूज करने के लिए, ना कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। सो ये हमारी एज्यूम्ड रिक्वायरमेंट है कि हमें कार्निटाइन चाहिए, हमें CLA चाहिए, हमें कुछ और सप्लीमेंट चाहिए, बट नोबडी नोज एग्जैक्टली कि उसमें उसकी बॉडी को इसका डेफिसिट है या इसकी रिक्वायरमेंट है। सो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि अगर आपने अपने फूड और अपनी ट्रेनिंग या अपनी स्लीप या अपने स्ट्रेस को बेटर कर सकते हो तो आप बिना किसी भी सप्लीमेंट के, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं, अपना वेट लॉस इफेक्टिवली कर सकते हो। Daily 10 kilometer walk is enough for fitness and weight loss? Yes and no. I will advise against it because रोज ये करना बहुत एडवाइजेबल सजेशन नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन योर वेट एंड योर नी हेल्थ और योर जॉइंट हेल्थ, इसकी बजाय अगर आप उसके वॉल्यूम को कम या ज़्यादा करते हो तो आप उसकी इंटेंसिटी को भी बढ़ा सकते हो, जो आपको बेटर रिजल्ट देगी। अनदर वे टू लुक एट इज कि अगर आप सेम एक्टिविटी हर रोज करते हो तो बॉडी समहाउ उसको अडेप्ट करना शुरू कर देगी, वो इफेक्टिवली सेम काम को कम कैलोरीज में करना शुरू कर देती है। सो इवेंचुअली अगर आपका पहले 10 किलोमीटर करते हुए आप तकरीबन 500 कैलोरीज बर्न करते थे, अब वो सेम काम 400 कैलोरीज में बर्न करना शुरू कर देगी। इसकी जर्नी में एग्जांपल देता हूँ, जो लोग पहाड़ों में रहते हैं उनका फिजिकल एक्टिविटी लेवल बहुत ज़्यादा है और उनका इनटेक ऑफ फूड कम है बिकॉज ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज। सो अगर हम वहां जाके अपने फिटनेस बैंड या वॉच पहने तो दे विल शो अस कि हमने एक दिन में 4000 कैलोरीज बर्न की है या 3500 कैलोरीज बर्न की है, वर्सेस दोज पीपल हु आर ओनली मैनेजिंग विद 1500-2000 जो भी उनका फूड का इनटेक है। सो हाउ दे आर एबल टू डू इट? बिकॉज उनकी बॉडी एफिशिएंट हो गई है कम एनर्जी में उसी काम को करने के लिए, क्योंकि उसको रोज सेम काम करना पड़ रहा था। तो अगर आप रोज सेम काम करोगे तो बॉडी उसको बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेगी। तो इसीलिए बेटर है कि आप एक्टिविटी सेम कर सकते हैं बट उसकी इंटेंसिटी को, उसके वॉल्यूम को आप कम ज्यादा करते रहें। Can squats help to lose lower body fat? Squat can help to lose lower body fat, upper body fat, middle body fat, but squat will not help specifically to reduce lower body fat. अगर और सबसे बड़ी गलती आप उस चक्कर में बहुत सारी एक्सरसाइजेस लोअर बॉडी की करोगे, ऑलरेडी आपका वेट ज़्यादा है, जॉइंट बहुत ज़्यादा बार यूज होंगे या इनफैक्ट ओवर यूज होंगे तो उसकी इंजरी के चांसेस हैं। तो जो भी एक्सरसाइज आप अभी कर पा रहे हो तो प्रॉबेबली आप उसको ज़्यादा देर नहीं कर पाओगे। सो मैं ये एडवाइस करूंगा कि डू इंश्योर कि आप पूरी बॉडी की ट्रेनिंग करें। ऑब्वियसली लोअर बॉडी की ट्रेनिंग में आपके बड़े मसल्स ज़्यादा यूज हो रहे हैं, इफेक्टिवली यूज हो रहे हैं, ज़्यादा कैलोरीज बर्न हो रही हैं, बट अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम को ऑप्टिमम रखें, कंप्लीट रखें। अपर को भी ट्रेन करें, लोअर को भी ट्रेन करें, मिडिल बॉडी को भी ट्रेन करें, कार्डियो इंश्योर करें और सबसे इंपॉर्टेंट अपने न्यूट्रिशन को बेटर मैनेज करें। All right, maybe last few question and किसी सचिन ने अपना नाम लिख दिया ऊपर, जरूर पढ़ना। हेलो, ओके। आई वॉक फॉर 1.5 किलोमीटर, खुशी ने लिखा है, एंड जॉग फॉर 1 किलोमीटर। इट शुड बी द लास्ट क्वेश्चन आइडली, and it's along with weight training. Is it enough on daily basis? देखो, मैं बहुत स्पेसिफिकली चीज़ों को मेजर करो। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं रोज 30 मिनट वॉक करता हूँ या करती हूँ तो क्या मेरा वेट लॉस हो जाएगा। मैं इसको दूसरे तरह से देखता हूँ, आपको रेफरेंस नंबर देखने चाहिए या रिजल्ट देखना चाहिए। तो अगर आप 1.5 किलोमीटर वॉक कर रहे हो और 1 किलोमीटर जॉग कर रहे हो, कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हो? तो अगर वो कैलोरीज का बर्न सफिशिएंट है, आप रोज 300, 400, 500, 600 कैलोरीज बर्न कर रहे हो तो आप वेट लॉस कर लोगे। ये किलोमीटर के बेस पे आप वेट लॉस नहीं करोगे या टाइम के बेस पे आप वेट लॉस नहीं करोगे। टोटल कैलोरीज आप कितनी बर्न कर रहे हो और बॉडी में कितनी कैलोरीज डाल रहे हो वो डिटरमाइन करेगा। एंड एक और क्वेश्चन आया है साथ ही, आई कैन सी ओनली 1 hour डांस इज इनफ फॉर वेट लॉस। अगेन, योर टाइम इज नॉट द प्रेडिक्टर
योर कैलोरी एक्सपेंडिचर इज द प्रेडिक्टर, योर कैलोरीज इनटेक विल डिटरमाइन वेदर यू विल लूज वेट और यू विल नॉट लूज वेट. अगर आप 1 घंटा रोज डांस करके अपनी इनटेक ऑफ कैलोरी ज्यादा करते हो, यू विल एंड अप गेनिंग वेट. और अगर आप 1 घंटे में, अब डांस पे भी डिपेंड करता है कि आपकी इंटेंसिटी कितनी है. कुछ लोग हो सकता है कि 1 घंटे की क्लास में 800 कैलोरीज बर्न कर लें, और कुछ मेरे जैसे लोग जिनको नाचना नहीं आता वो शायद 200 कैलोरीज भी बर्न ना कर पाए. तो ये बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा वेरिएंट है. तो इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है, वेयर अ स्मार्ट बैंड और वॉच एंड ट्रैक कि आप कितनी कैलोरीज बर्न कर सकते हो. इनफैक्ट एज पर द साइंस और एज पर द स्टडीज, जो भी आप फिटनेस बैंड या ये स्मार्ट वॉचेस पहनते हो, उसमें भी इनएक्यूरेसी के चांसेस बहुत ज़्यादा है. इट कैन गोज एनीथिंग बिटवीन 28% to 93% इनएक्यूरेट. सो हैविंग सेड दैट, उसको एज अ रेफरेंस पॉइंट यूज करो. अगर आज आपको वो 300 कैलोरीज दिखा रहा है और इवेंचुअली आने वाले टाइम में, सेम टाइम में शुड बी एबल टू बर्न 400 और 500, दैट इज द प्रोग्रेशन. तो उसमें ऑब्वियसली आप अपनी ट्रेनिंग को बेटर कर रहे हो तो आपके रिजल्ट्स बेटर आएंगे. सो आई गेस वी आर गुड विद टुडे सेशन. बिकॉज मैंने पहले बताया कि आज लोहड़ी है, तो आप सब लोगों ने भी अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करना है और मैंने भी करना है. But I really want to thank you guys for coming in this live session and giving me this opportunity to talk to you. In fact, now onward, every Friday we will do live session. मैं इनफैक्ट आपकी प्रेफरेंस एक बार पूछ लूंगा कि आप किस टाइम पे चाहते हो लाइव. आप 6 बजे चाहते हो, 7 बजे चाहते हो, 8 बजे, आप नीचे कमेंट में भी लिख के मुझे बता सकते हो. बट इसके लिए प्रॉपर एक मैं पोल भी एक रन करूंगा ताकि आप अपना प्रेफर टाइम बता दें और उस टाइम पे हम आगे से लाइव जाया करेंगे. दिन प्रॉबेबली हम फ्राइडे या सैटरडे भी चूज कर सकते हैं. इनफैक्ट उसके लिए भी हम पोल करेंगे. सो थैंक यू वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग मी फॉर दिस सेशन एंड गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट what I love to do, what I love to talk about. And happy Lodi to all of you. अच्छा खाएं, हेल्दी खाएं और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते रहें. Hope that helps. See you guys soon.